हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे एमपी टेट पर्यावरण प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहेगा। इसमें लाटेस्ट हम 30 क्वेश्चन करेंगे। एकदम फ्रेश क्वेश्चन, ताज़ा क्वेश्चंस रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। नो सिलेबस एग्जाम पैटर्न के आधार पर लाटेस्ट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। तो देर न करते हुए, ये डिटेल आप सभी लोग जानते समझते हैं। 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 में से आप सभी लोगों को फीडबैक करके बताना है कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर है। और जितने भी भाई बहन शिक्षक बंधुओं का 25+ स्कोर आ रहा है, वाकई में आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। 25 से कम आ रहा है फिर भी दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि सारे प्रैक्टिस पेपर आपको अटेंड करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर को अटेंड करना है, सॉल्यूशन देखना है और फिर अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना है और सिलेक्शन की ओर जाना है। तो चलिए 30 में 30 जिनका सपना एबीएस में, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? हिम तेंदुआ, समुद्री शेर, ब्लू व्हेल या डोडो? सभी बताइए। ये एमपी टेट पिछली बार जो है एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ साथियों, तो ध्यानपूर्वक सभी को समझ कर कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से एक विलुप्त प्रजाति है डोडो। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वह डोडो होगा। डोडो एक रेफेस कुकलेटस नाम, जो कि हिंद महासागर के रूप में आपके मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी कहलाता है। और इसको जो है, क्योंकि इनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है, तो यह विलुप्त प्रजाति पर अब डोडो आ चुका है। बाकी तो विलुप्त प्रजाति पर हिम तेंदुआ, समुद्री शेर, ब्लू व्हेल सभी पाए जाते हैं, लेकिन डोडो जो है यह विलुप्त प्रजाति का है। और पिछली बार में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पिछली बार अंतरिक्ष इसरो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट करके बताना है कि डीआरडीओ के साथ सहयोग में कितने देश हैं? 30+, 55+, 80+ या 100+? जी हाँ, डीआरडीओ के साथ सहयोग में काफ़ी देश हैं। जो डीआरडीओ है किसी एक देश से सहयोग से नहीं बना, इसके काफ़ी सारे देश सहयोग हैं। और डीआरडीओ के साथ सहयोग में लगभग आपके 80 से ज़्यादा देशों का यह सहयोग है इस डीआरडीओ पर। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संभावित प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के साथ देश के सहयोग, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सिंगापुर, इसके साथ आपके 80+ देश हैं जो इसके साथ सहयोग पर हैं। अगला प्रश्न है, पानी पंचायत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। सभी को कमेंट करके बताना है कि पानी पंचायत आंदोलन की शुरुआत किसने की? विलासराव सालुखे, मनोहर दास, आलमा रुइया या राजेंद्र सिंह जी? 3 ऐसे टॉपिक है जो पूछे जाएगा। एमपी जीके टॉपिक आता है या जीके जीएस पूछा जाएगा, इंडिया लेवल भी पूछा जा सकता है। तो कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कितना टफ कैसे पूछा जा सकता है। बाकी इसरो से संबंधित तो है ही आपके क्वेश्चन, और जीके जीएस हो गए। और थर्ड आपका आता है स्पोर्ट जीके, जहाँ से 1-2 प्रश्न आना ही है। तो अगर पानी पंचायत आंदोलन की शुरुआत की बात, क्योंकि आंदोलन से एक प्रश्न तो आना ही, जितने भी पर्यावरण के इन्वायरमेंट के आंदोलन है इसमें से एक प्रश्न आता ही आता है, एक आंदोलन से रिलेटेड पूछा ही जाएगा। तो पानी पंचायत आंदोलन की बात करते थे विलासराव सालुखे जी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये भी पिछली बार पूछा गया कि व्यापारिक फसल नहीं है, कपास, जूट, तंबाकू, मक्का। ठीक है, तो व्यापारिक फसल ये काफ़ी टफ हो जाता है। देखिए, इनमें से कपास व्यापारिक है, जूट, तंबाकू ये व्यापारिक फसलें कहलाती। मक्का व्यापारिक फसल नहीं है, मक्का आ गया, गेहूं आ गया, बाजरा आ गया, ये हमारे क्या, ये व्यापारिक फसलें नहीं कहलाती। ठीक है, तो व्यापारिक फसलें आपने जान लिया, पिछली बार पूछा गया था। तो गेहूं एक अनाज की फसल में आता है, मुख्य रूप से जीवनाशक खाद्य पदार्थों में आता है। वहीं कपास, चाय, जूट व्यापारिक फसलों की श्रेणी में आता है। चाय भी आपकी व्यापारिक में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना इन सभी प्रश्नों को, इन सभी टॉपिक्स को माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है। अगला प्रश्न है, कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती है जो प्रस्तुत करते हैं? अंतर्जातीय प्रतियोगिता, शिकार परभक्षण संबंधों का या सहजीवों का? अब आपने अंतर देखे, आपको सेम आंतरई और अंतरई, बड़ा छोटा या दोनों में अंतर है, इसलिए समझना है। ठीक है, कुछ लोग जल्दबाजी में कह लेते हैं दोनों तो सेम है और ही एग्जाम में आ जाता है। एक डंडे के गेम में आपको 1 नंबर कम कर देता है। तो एक डंडा 1 पाई इंपॉर्टेंट है हिंदी में।
तो कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती जो वस्तुएं क्या होती हैं? अंतरजाति। बड़ा आ जहाँ पे होगा अंतरजाति। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न, ये भी पिछली बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। एक सक्रिय पर्यावरण अध्ययन की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना, साझा किए गए कर पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो एक सक्रिय पर्यावरण अध्ययन की कक्षा जो है अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। किसकिन अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनने पर। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डालमा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश पर है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जिनको भी पता है सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जिनका सपना है शिक्षक बनना, जिनका सपना है 90+ स्कोर प्राप्त करना, ऑल 150 क्वेश्चनों में से क्वालिफाइड करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो डालमा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश पर है? आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। डा से डालमा और झा से झारखंड। जी हाँ, डालमा कहाँ पे है? ये झारखंड राज्य पर स्थित है। ये झारखंड के आपके जमशेदपुर जिला आपने सुना होगा। लगभग 195 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ। यहाँ पे हाथी और भौंकने वाले हिरण, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। और जो ऐनी जानवर होते हैं बहुत आयत में यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा पक्षियों के भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और ये झारखंड का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है आपका डालमा, जो कि जमशेदपुर ज़िले में स्थित है। और ज़्यादातर यहाँ देखने के लिए सबसे समय अक्टूबर से जून तक होता है, यानी ठंडी के समय से शुरुआत होती है। बारिश के मौसम में बंद रहता है, क्योंकि बारिश के मौसम में काफ़ी पानी होता है, जंगल एरिया है, तो दिक्कतें होती हैं, और खासकर झारखंड इलाके में। अगला है, मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति प्रस्तुत करते हैं। क्या प्रस्तुत करते हैं? विरोधी को, सह उपकारिता को, सहभोजिता को, या आदि सहकारिता को करते हैं। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, जब भी मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति की बात की जाती है, प्रस्तुति की बात की जाती है, तो आदि सहकारिता की बात करते हैं। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक कला, साहित्य, संगीत और हिंदी कविता। तो साहित्य या जो सम्मान दिया जाता है, जो पुरस्कार दिया जाता है ना, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार, सम्मान और पुरस्कार से संबंधित। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक कला के क्षेत्र में तुलसी सम्मान दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि साहित्य के क्षेत्र में क्या सम्मान, संगीत के क्षेत्र में और हिंदी कविता के क्षेत्र में क्या क्या सम्मान मिलता है, ये सभी चीज़ें कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तुलसी सम्मान की शुरुआत 83-84 में हुई। यह मध्य प्रदेश की लोक कला में कार्यों में दिया जाता है। और इसमें विजेता में ये भी आ सकता है, तुलसी सम्मान में जिस विजेता को कितने रुपए मिलते हैं? तो 1 लाख रुपए मिलते हैं। ये भी ध्यान देना आप लोगों को। पुरस्कार राशि भी पूछी जा सकती है, क्योंकि जो एग्जामिनर होंगे उनको टफ करना है। टफ का क्वेश्चन वही रहेंगे, बस उसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। जो हम चीज़ें सोचते नहीं, वहाँ से प्रश्न बनेंगे, और चीज़ें वही होंगी, हमें पता होगा लेकिन आंसर नहीं पता होगा, हम समझ नहीं पाते हैं, और यही गलती हो जाती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों से सीखना है और आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिशन में प्रज्ञान रोबोटिक वाहन का उपयोग किया गया था? जी हाँ, प्रज्ञान एक रोबोटिक वाहन है। इसका उपयोग मंगलयान में, चंद्रयान 2 में, चंद्रयान फर्स्ट में या शुक्रयान में किया गया था? किस में किया गया था? तो प्रज्ञान रोबोटिक, प्रज्ञान ओझा आपने पढ़ा होगा। प्रज्ञान ओझा सर नहीं है, प्रज्ञान रोबोटिक की बात करेंगे, ठीक है। प्रज्ञान एक ओझा सर भी है, तो काफ़ी अच्छा वो पढ़ाते हैं। उनका जो मोटिवेशन, जो बोलने का तरीका एक अलग होता है, काफ़ी चीज़ें वायरल हैं वो भी। तो प्रज्ञान रोबोटिक वाहन का उपयोग किया जाता है, वह चंद्रयान 2 में किया गया था। आप लोगों ने जब देखा होगा, जब परीक्षण हो रहा था, तो नाम आपने सुना होगा। सबसे कम जैविक विविधता देखी जाती है चरम समुदाय में, क्रमकी समुदाय में, नवीन समुदायों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आजकल जो न्यूज़पेपर पढ़ना बंद हो रहा है ना, तो वही चीज़ें होती हैं। मोबाइल के आगे हम क्या न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं। और न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स होता है, नॉलेज होता है। क्योंकि हम जब ये मोबाइल में पढ़ते हैं वो भूल जाता है, लेकिन जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, क्योंकि घटना के साथ हम पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें याद रहती हैं। तो लिखना और याद करना, कागजी जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे कम जैविक विविधता किसमें देखी जाती है? तो नवीन समुदायों में सबसे कम देखी जाती है। बाकी चरम समुदाय, क्रमिक समुदाय, इनमें देखी जाती है कि नवीन जो समुदाय होते हैं उनमें जो है जैविक विविधता कम देखी जाती है, सबसे कम देखी जाती है।
अगला, कारगिल स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल स्मृति दिवस 24 जुलाई, 27, 25 या 26 जुलाई को। तो याद होगा सभी को, वह आपका दिवस है, वह आपका दोस्तों 26 जुलाई है, जो स्मृति कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई, जी हाँ, पाकिस्तान में 3 मई 2019 को यह घटना हुई थी, युद्ध हुआ था। पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ पर कब्जा कर लिया था। तब भारत सरकार को जब इसकी जानकारी मिली तो सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था। और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल, पॉइंट 4875, पॉइंट 5140 जैसे सभी पहाड़ी चोटियों पर फिर से कब्जा कर लिया था। तो कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध, ये अक्सर है थोड़ा चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ पर स्थित है? रीवा, शिवपुरी, खंडवा, सीहोर। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र अगर आदिवासी खेल कूद विद्यालय, ये भी ध्यान दीजिए, विद्यालय नहीं, खेल कूद विद्यालय अगर आए तो वह सीहोर करना है। ठीक है, जीके भी क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा, आपसे बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी को क्वालिफाइड करना है, तो हर प्रकार के प्रश्नों को देखना समझना पड़ेगा। अगला, 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? चाइना, नीदरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड में। सभी लोग बताइए। जी हाँ, 2022 में चाइना में किया गया है, लेकिन 2024 में आपके फ्रांस के पेरिस ओलंपिक आपने नाम सुना होगा ना, वह फ्रांस में हुआ था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा। पेरिस ओलंपिक की अगर बात करें जो फ्रांस में हुआ, 13 सितंबर मेज़बान शहर ये ऑलरेडी बन चुका था। फिर इसके बाद 1924 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी यहाँ पे हो चुकी है। इसी तरह पेरिस लंदन के बाद तीसरी बार ओलंपिक मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन गया। लंदन में तीसरी बार था, इसके अब पेरिस में 3 बार जो है, पेरिस एक ऐसा शहर है जो ओलंपिक को 3 बार जो है मेज़बानी कर चुका है। तो ये भी एक जीके में आपको शामिल हो जाता है। अगला, जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? तो जलीय पौधे जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का यानी अर्थात CO2 का जो अवशोषण करते हैं वह आपके जल से करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। किसी तरह फीडबैक करते रहिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पौधों के अध्ययन की एक संगठित क्षेत्र भ्रमण में छात्र निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे? पत्तियों के रूप में आकार और पैटर्न के अंतर देखें, या कुछ परिचित पौधों को उनके नाम से पहचानें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पौधों के अध्ययन में एक संगठित क्षेत्र भ्रमण के छात्र छात्राएं, बालक बालिकाएं कार्य करने में जो सक्षम होंगे, पत्तियों के रूप, आकार, पैटर्न के इनमें अंतर देखेंगे कि क्या अंतर होता है, क्या पैटर्न होता है। कुछ परिचित पौधों को उनके नाम भी पहचान लेंगे कि अरे ये हमने देखा है, ये अमरूद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ठीक है, ये बेर का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ये पहचान जाएंगे। तो ये जहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी 1 और 2 दोनों जो है सही कोड हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह समझते रहिए, फीडबैक करते रहिए, तारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% सर्वोपरि है। ध्यानपूर्वक अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? जी हाँ, मंडला, देवास, खरगोन, विदिशा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नर्मदा नदी के मार्ग में जो जो जिले पड़ते हैं, मंडला, देवास, खरगोन में पड़ता है, लेकिन विदिशा नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य पर स्थित है, जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पश्चिम पूर्व उत्तर में बहती है। तो ये भी ध्यान देना आपको, जो नदियाँ बहती हैं, क्योंकि जीके जीएस ऐसा अथाह क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम बताइए? व्योमनौत, शक्ति, गगनयान या नाविका। जी हाँ साथियों, अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजने के लिए भारत ने जो महत्वाकांक्षी मिशन बनाया था, और वह मिशन आपने पढ़ा होगा गगनयान मिशन, आपने शायद पढ़ा होगा, आपके दिमाग में चीज़ें होंगी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए संकल्प लेने के उद्देश्य से हर साल निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन होता है? पिछली बार पूछा गया प्रश्न था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए संकल्प लेने के उद्देश्य से हर साल निम्नलिखित में से सम्मेलन होता है, और यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? कई बार बता चुका हूँ आप लोगों से। उच्च से निचले स्तर की ओर, निचले से उच्च स्तर की ओर, भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह आपके निचले से उच्च स्तर की ओर होता है। कैसे होता है? निचले से उच्च स्तर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, किसी रोगाणु का संक्रमण उसके परपोषी पर तब होता है जब परपोषी संवेदी हो, रोग उत्पन्न करने में रोगाणु सक्षम हो, वातावरण अनुकूलन में हो, या इन सभी की बात करते हैं। तो किसी रोगाणु का संक्रमण उसके परपोषी पर तब होता है, कब होता है? परपोषी संवेदी का भी होता है, इसके साथ साथ रोग उत्पन्न करने में रोगाणु सक्षम भी होता है और वातावरण अनुकूलन में भी होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका अर्थ है कि प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाना चाहिए? स्थानानंद, रचनात्मक, कार्यकारी या आवधिकता की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं आवधिकता मूल्यांकन का अर्थ होता है कि प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार मतलब अधिकता में आवधिकता। अधिकता का मतलब क्या होता है? बार बार। तो यहाँ से प्रश्न हमारा क्लियर हो गया था कि ये ऑप्शन होने वाला है। प्रश्न पर ही कुछ उत्तर होते हैं, हमें समझना होता है, उनके पर्यायवाची देखना पड़ता है, उनके अर्थ को मिलान करना पड़ता है, और यही चीज़ें जो करता है वह सफल होता है। अगला, पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? बलुई, चिकनी, काली, लेटेराइट। तो मेरे शिक्षक बंधु सभी लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि पौधे के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी कहलाती है वह चिकनी मिट्टी ही कहलाती है। क्योंकि चिकनी मिट्टी साधारणतः मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेत का मिश्रण होता है, जो पौधे के लिए बहुत अच्छी माना जाता है। सभी लोग समझ गए? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। एक क्वेश्चन अभयारण्य से आना ही आना है, सभी लोग जानते हैं। तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य अगर पूछा जाएगा तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, लगभग 518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हो सकते काफ़ी लोग आप होशंगाबाद से होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह बांसों के एक प्रमुख जंगल है, जहाँ पे ज़्यादातर बांसों का जंगल कहलाता है, जहाँ पे बाघ, तेंदुआ, हिरण, चीतल ये सारे पाए जाते हैं, इस अभयारण्य पर रहते हैं ये जीव। तो होशंगाबाद जिला याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया? जी हाँ, भारत का पहला तितली पार्क कर्नाटक, कलकत्ता, असम। तो भारत का पहला जो तितली पार्क राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में स्थित है, इस पर किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। ठीक है, भारत के पहले तितली उद्यान को बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और ये कर्नाटक में विकसित है। सभी प्यारे मित्र जानते समझते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर में पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा कार्यों से संबंधित है? WWF, WHO, पेटा या UN। तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व भर में पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा कार्यों से संबंधित कहलाता है वह वर्ल्ड वाइड फंड कहलाता है, WWF। जी हाँ दोस्तों। अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कौन सा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक है, रेगिस्तान कम उत्पादक क्षमता का क्षेत्र है, गन्ने की उत्पादकता अधिक है, या उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से जो कथन हमारा सही होगा, ये सारे कथन सही दिए गए, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस भी एक जीव विज्ञान भी ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अपने शरीर बॉडी संबंधित, किसी रोगों से संबंधित एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा जो काफ़ी टफ होता है, तो हर एक लेवल से पूछा जा सकता है। कौन सा मिलान गलत दिया गया है? कर्मा नृत्य गोंड का है, घूमर नृत्य भील का है, परगुनी नृत्य वैगा का है, खदम नृत्य कोरगू का है। ये जातियाँ दी गई हैं, उनके नृत्य दिए गए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कर्मा जो नृत्य गोंड जनजाति, घूमर नृत्य भील की बात करेंगे, परगुनी नृत्य वैगा की, लेकिन खदम नृत्य कोरकू का नहीं। तो खदम नृत्य किसका कहला जाता है? खदम नृत्य जो एक भारिया जनजाति होती, आपने सुना होगा। जी हाँ, भारिया, तो इन लोगों का ये खदम नृत्य कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4, 6, 7, 8, सभी लोग बताइए। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? सभी लोग कमेंट कर बताइए। तो लगभग देखा जाए मेरे हिसाब से तो 6 हैं, अगर कोई बढ़ गए हों तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये टाइगर रिजर्व हैं 6। और भी अत्यधिक हो गए हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
प्रभाष जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? हॉकी, खो खो, मलखम्ब या निशानेबाजी में? जी हाँ, जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? हॉकी, खो खो, मलखम्ब, निशानेबाजी। ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ ये जो हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं सभी को कमेंट करके बताना, फीडबैक करना। डेली 7 PM में हमारी ये क्लास होती है, लेक्चर होता है। सभी लोगों को आना है, प्रिपरेशन में अच्छी प्रिपरेशन करना है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, लगभग मोटा मोटा कह सकते 20 दिन से कम बचा हुआ है। 20 दिन अभी हैं लगभग, तो 20 से 22 दिन बचा हुआ है, मोटा मोटा मान लेते हैं। तो सभी लोग तैयारी में लग जाइए और भी जहाँ से क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर करिए, जो कंसेप्ट है वो चीज़ें पढ़िए। EVS में कंसेप्ट से नहीं होगा क्योंकि कंसेप्ट बहुत बड़ा है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस से अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझें अपने। और पढ़ने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है क्योंकि पढ़ा और देख करके तो भूल जाएगा, माइंड में तो सेव होगा नहीं। तो पढ़ते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन 100% सही श्योर प्योर है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।